आतंक का शासन। रॉबespierre ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। जैकोबिन दल के नेताओं ने आतंक का उपयोग व्यक्तिगत, दलगत वैमनस्य, निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। इससे बाहरी शत्रुओं व क्रांति विरोधियों पर सफलता तो मिली थी, लेकिन इसे लगातार जारी रखना गलत था। दांते ने विद्रोह को दमन के बाद इसे समाप्त करने पर बल दिया था, लेकिन रॉबespierre ने दांते को गिलोटिन पर चढ़वा दिया। इस महाआतंक की समाप्ति 27 जुलाई 1794 ईस्वी को रॉबespierre के पतन के साथ हुई। नेशनल कन्वेंशन ने 1795 ईस्वी में नया संविधान बना दिया। इसने शासन की शक्ति 5 व्यक्तियों की समिति को सौंप दी। ये व्यवस्था डायरेक्टरी व्यवस्था कहलाई। डायरेक्टरी व्यवस्था यह व्यवस्था अक्टूबर 1795 ईस्वी से नवंबर 1799 ईस्वी तक रही। ये पूर्णतः असफल रही। डायरेक्टरी संचालन मंडल का शासन आंतरिक प्रशासन के मामलों में दुर्भाग्यशाली रहा, परंतु वैदेशिक मामलों में सफल रहा। संचालक मंडल ने 1795 ईस्वी से ही स्पेन, प्रसा, हॉलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली के राज्यों से संधि कर युद्ध समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। दूसरी ओर नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया। अब केवल इंग्लैंड ही शेष था जो फ्रांस को आंख दिखा रहा था। संचालक मंडल प्रांतीय दंगों को रोकने में असफल रहा। जैकोबिन दलों के सदस्यों ने पैंथियन नामक सोसाइटी की सदस्य ग्रहण कर संचालक मंडल का विरोध प्रारंभ कर दिया। पैंथियन संस्था ट्रिब्यून पत्रिका निकालती थी। बढ़ती महंगाई से फ्रांस की हालत जर्जर थी। इन सभी हालातों ने नेपोलियन के उत्थान में मदद की। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, सामंती व्यवस्था का अंत, राष्ट्रीयता का उदय, प्रजातांत्रिक भावना का उदय, मानवाधिकारों की घोषणा, सेकुलर राज्य की घोषणा एवं चर्च के अधिकारों की समाप्ति। मध्यकाल में शासन का मजहब ही जनता का मजहब माना जाता था। समाप्ति, व्यक्तिगत विचारधारा, शासन की चर्च के हस्तक्षेप से मुक्ति, राजनीतिक दलों का गठन, साम्राज्यवाद का प्रारंभ, चर्च की संपत्ति पर किसानों का अधिकार, जैकोबिन दल मजदूरों व निर्धनों का हिमायती, शिक्षा संबंधी सुधार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उद्धारवादी प्रजातंत्र का प्रारंभ। अब उद्धारवाद को संसदीय प्रजातांत्रिक सरकार का समानार्थी माना जाने लगा। राजतंत्र की समाप्ति व जनता की शक्ति का उदय। यूरोपीय राजनीति में राष्ट्रवाद का प्रारंभ 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का महिलाओं पर प्रभाव। लड़कियों के लिए सरकारी विद्यालयों के द्वार खुले, व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने का अधिकार मिला, स्वयं की मर्जी से विवाह करने का कानूनी अधिकार मिला, तलाक का प्रार्थना पत्र का अधिकार पुरुषों के समान किया गया, स्त्री स्वतंत्र का संक्रमण काल, महिला क्लबों को आतंक के शासन के दौरान बंद कर दिया गया। इसका विरोध करने पर ओलंप दे गूंज नामक महिला को देशद्रोह का आरोप लगा फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1791 ईस्वी के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय मत देने का अधिकार नहीं, नागरिक का दर्जा दिया गया था। न्याय व कानून। तराजू पकड़े, आंखों पर पट्टी बांधे स्त्री, स्वतंत्रता टूटी जंजीर, गणतंत्र व स्वतंत्रता, लाल टोपी, तिरंगा, कलंगी। फ्रांस में इस नारी रूपक को मॉरियन नाम दिया गया। राष्ट्र के अमूर्त विचारों को नारी की छवि में दर्शाया गया। फ्रांसीसी क्रांति। स्टेटस जनरल की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी। जनसाधारण वर्ग अथवा तृतीय सदन द्वारा नेशनल असेंबली अथवा राष्ट्रीय सभा की घोषणा 17 जून 1789 ईस्वी। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 ईस्वी। राष्ट्रीय सभा को राजा की स्वीकृति व राष्ट्रीय सभा का संविधान सभा में परिवर्तन 27 जून 1789 ईस्वी। बास्तिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस। विशेष अधिकारों का अंत 4 अगस्त 1789 ईस्वी। मानव अधिकारों की घोषणा 27 जुलाई 1789 ईस्वी। मार्च ऑफ वीमेन, स्त्रियों का अभियान 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी। बुंसविक की घोषणा जुलाई 1791 ईस्वी। संविधान सभा द्वारा लिखित गणतंत्रीय संविधान का निर्माण सितंबर 1791 ईस्वी। राजतंत्र की समाप्ति व गणतंत्र की घोषणा 21 सितंबर 1792 ईस्वी। लुई सोल्वे को गिलोटिन पर चढ़ाना 21 जनवरी 1793 ईस्वी।
सितंबर हत्याकांड 2 से 6 सितंबर 1793 ईस्वी। आतंक का शासन मार्च 1793 ईस्वी से जुलाई 1794 ईस्वी। दांते का पतन अप्रैल 1794 ईस्वी। रोबस्पियर का पतन 28 जुलाई 1794 ईस्वी। नेशनल कन्वेंशन 1792 से 1795 ईस्वी। डायरेक्टरी शासन 1795 ईस्वी से 1799 ईस्वी। नेपोलियन बोनापार्ट, जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी, कोर्सिका द्वीप पर अजासियो नगर में। पिता कार्लो बोनापार्ट फ्रेंच दरबार में कोर्सिका द्वीप का प्रतिनिधित्व करते थे। माता लितिशिया रोमालिनो, शिक्षा पेरिस के सैनिक स्कूल में। जल्द ही सेना में लेफ्टिनेंट का पद मिला। नेपोलियन ने 16 सितंबर 1793 ईस्वी को तूलो के बंदरगाह से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। यहाँ राष्ट्रीय महासभा की प्रतिक्रियावादी तत्वों से रक्षा की। 1794 ईस्वी में सेना में प्रधान तोपची बना। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी के डायरेक्टरी शासन के समय के विद्रोह को दबाने में सेनापति बरास की मदद की। इस विद्रोह पर विजय के कारण नेपोलियन आंतरिक सेना का जनरल बना दिया गया। इस समय विवाह जोसेफाइन बोहार्नेस प्रभावशाली महिला से हो गया। फ्रांस के युद्ध मंत्री कार्नो ने नेपोलियन को इटली विजय का अभियान सौंप दिया। नेपोलियन ने लोधी के पुल व रिवोली के युद्ध में जनवरी 1797 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। नेपोलियन ने 18 अप्रैल 1797 ईस्वी की लियोबेन की विराम संधि की। 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने कैंपो फॉर्मिया की संधि की। इस संधि ने इटली में फ्रांस को सर्वोच्च बना दिया। अब नेपोलियन की वीरता, कुशलता, रणनीति को लेकर फ्रांस में किंवदंतियां बनने लगी। नेपोलियन ने मिस्र को युद्ध में परास्त करने के बाद इंग्लैंड के उपनिवेश भारत में मराठों को सहयोग कर इंग्लैंड पर विजय की योजना बना ली थी, मगर अगस्त 1798 ईस्वी में नील नदी के युद्ध में नेपोलियन को इंग्लैंड की जल सेना के सेनापति नेल्सन ने हरा दिया। डायरेक्टरी के अयोग्य शासन के कारण नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचने का निर्णय लिया। नेपोलियन ने फ्रांस पहुंचकर अनुभव किया कि वो सही समय पर आया है। नेपोलियन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो शीघ्रता होती, यदि कुछ समय बाद आता तो देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ। अब नाशपाती पक चुकी है। नेपोलियन ने डायरेक्टरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब शासन 3 कौंसिलों को सौंप दी गई। नेपोलियन स्वयं प्रधान कौंसिल बना। कौंसिलों के कार्य फ्रांस में शांति व्यवस्था की स्थापना, दूसरा नई विधि संहिता युक्त संविधान का निर्माण और तीसरा यूरोपीय देशों के साथ शांति संधि करना। इन कौंसिलों ने क्रांतिकाल का चौथा संविधान बनाया, जिसमें शासन की कार्यपालिका शक्ति 3 निर्वाचित कौंसिलों को सौंप दी। इनका कार्यकाल 10 वर्ष निश्चित किया गया। नेपोलियन प्रथम कौंसल, कैम्बेसरी द्वितीय कौंसल, लेम्ब्रून तृतीय कौंसल। यहाँ गणतंत्र का दिखावा, वास्तविक शक्ति नेपोलियन के हाथ में। और तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से शासन। नेपोलियन को 1802 ईस्वी में संपूर्ण जीवन के लिए कौंसल बन गया। 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नोत्रे दामे चर्च में नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। नेपोलियन के फ्रांस के सम्राट बनने के बाद अन्य देशों से किए युद्ध। 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड के सेना नायक नेल्सन ने नौसैनिक के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिया। इसमें नेल्सन मारा गया, लेकिन इस निर्णायक युद्ध ने नेपोलियन की समुद्र में इंग्लैंड को पराजित करने की योजना को सदैव के लिए समाप्त करवा दिया। 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को ऑस्टरलिप्स के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व प्रशा की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। फ्रांस व ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच फ्रेसबर्ग की संधि हुई। इस संधि में ऑस्ट्रिया को बहुत अपमानित होना पड़ा। नेपोलियन ने इस संधि के माध्यम से जर्मनी व छोटे छोटे राज्यों को मिला राइन संघ का निर्माण किया। इस नए जर्मन संघ ने नेपोलियन को अपना संरक्षक बना दिया। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता कहलाने लगा। इस संधि से नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने को मजबूर कर दिया। इस राइन संघ के निर्माण ने प्रशा को नाराज कर दिया। 14 अक्टूबर 1806 ईस्वी को जेना और ओरेस्टेंट के युद्ध में फ्रांस ने प्रशा को पराजित कर दिया। अतः फ्रांस व प्रशा में राइन नामक संधि हुई। 14 जून 1860 ईस्वी को फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस पराजित हुआ। 8 जुलाई 1807 ईस्वी को रूस और फ्रांस के मध्य टिलसिट की संधि हुई। इस संधि में रूस ने राइन संघ को मान्यता दे दी। संधि में रूस इंग्लैंड से व्यापार नहीं करने पर सहमत हुआ। इस समय इंग्लैंड को छोड़ प्रत्येक यूरोपीय देश नेपोलियन के अधीन था। शासन व्यवस्था। नेपोलियन ने विद्रोही पादरियों, सामंतों, कुलीनों को पुनः फ्रांस में आमंत्रित कर बसा दिया। सरकारी सेवाओं को सभी वर्गों के लिए खोल दिया। प्रशासनिक सुधार। फ्रांस को विभागों, जिलों, विभागों को उपविभागों, एरोंडिजमेंट में बांटा गया। नेपोलियन ने इन जिलों में सैनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। आर्थिक सुधार।
1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कर दी गई। शराब, नमक, तंबाकू पर कर बढ़ाया गया। खाद्य सामग्री का वितरण व यातायात व्यवस्था सुचारू की गई। करों की वसूली सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से की जाने लगी। पोप के साथ समझौता, कोरकोरदा की संधि 1801 ईस्वी। चर्च पर राज्य का नियंत्रण, पादरियों को वेतनभोगी कर्मचारी, पादरियों की नियुक्ति पोप द्वारा, पर नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव भेजने का अधिकार सरकार के पास था। क्रांति काल में किसानों से हड़पी गई चर्च की संपत्ति व जमीन पर किसानों का ही अधिकार माना गया। संविधान के प्रति सम्मान व उसके अनुसार शपथ लेने पर पादरियों को जेल से मुक्त कर दिया गया। कैथोलिक मजहब को फ्रांस का मुख्य मजहब घोषित किया गया। नेपोलियन ने मजहब का उपयोग सत्ता बनाए रखने के लिए किया। नेपोलियन के शब्दों में, मैं मिस्र में मुस्लिम हूँ और फ्रांस में कैथोलिक। नेपोलियन के किए सुधार, महत्वपूर्ण सुधार। शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन जानता था कि क्रांति की शुरुआत बौद्धिक वर्ग से होती है। नेपोलियन ने विश्वविद्यालयों के अधिकारियों व प्राध्यापकों की नियुक्ति का कार्य अपने हाथों में रखा। व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया। शिक्षक सरकारी कर्मचारी बन नेपोलियन की नियुक्तियां पढ़ाने लगे। शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में विभाजित किया गया। मजहब को शिक्षा से अलग कर दिया गया। चर्च का नियंत्रण शिक्षा पर से समाप्त कर दिया गया। पाठ्यक्रम में पारिवारिक अनुशासन व सैनिक शिक्षा को शामिल किया गया। माध्यमिक स्तर पर लाइसी नामक विद्यालय व शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल विद्यालय खोले गए। विधि संहिता। नेपोलियन ने असंगत व असंख्य कानूनों को समाप्त कर फ्रांस की व्यवस्था के अनुरूप बनाया। पादरी वर्ग के प्रभाव को दूर करने हेतु सिविल मैरिज व तलाक को मान्यता दे दी गई। नेपोलियन संयुक्त परिवार प्रथा में पिता को प्रथम स्थान देता है। मुखिया पुरुष समस्त संपत्ति का मालिक। पारिवारिक अनुशासन व्यवस्था पर जोर। कानून को क्रमबद्ध कर संहिताबद्ध कर दिया गया। नेपोलियन ने संपत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देकर किसानों को भूमि का मालिक बना दिया। मजदूरों की तुलना में कंपनी मालिकों को महत्व दिया। वाणिज्यवादी व पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था व इसे प्रोत्साहित किया। मजदूर संघ बनाने पर रोक लगा दी। मजदूरों के विपरीत मालिकों का पक्ष लेने का आदेश न्यायालय को दिया गया। नेपोलियन को दूसरा जस्टिनियन कहा जाता है। नेपोलियन ने स्वयं अपनी विजय से ज़्यादा विधि संहिता को महत्वपूर्ण बताया था। महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन ने इंग्लैंड की असली शक्ति व्यापार वाणिज्य को नष्ट कर उसे अप्रत्यक्ष युद्ध में हराने की प्रतिज्ञा कर ली। 1806 ईस्वी में बर्लिन अज्ञाप्ति से इंग्लैंड की नाकेबंदी कर दी गई। इंग्लैंड के साथ अन्य यूरोपीय देशों का भी व्यापार अवैध घोषित कर दिया गया। इसको महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। इंग्लैंड ने भी ऑर्डर इन काउंसिल्स पास कर दिया। इंग्लैंड ने नेपोलियन के पक्षधर देशों की नाकेबंदी, जहाज़ों को पकड़ने व उन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया। महाद्वीपीय व्यवस्था फ्रांस के लिए घातक सिद्ध हुई। यह आत्महत्या के समान था। फ्रांस को यूरोप के व्यापार का केंद्र बनाने का प्रयास घातक सिद्ध हुआ। महाद्वीपीय व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नेपोलियन को और नए प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने को बाध्य कर दिया। इसने फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर घातक प्रभाव पड़ा। स्पेन पर अनाधिकृत कब्जा। नेपोलियन बुर्बो वंश का पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था। फ्रांस के अलावा स्पेन में बुर्बो वंश का शासक चार्ल्स चतुर शासक था। स्पेन नेपोलियन के युद्धों में तन मन धन से सहयोगी रहा था, लेकिन नेपोलियन ने स्पेन के शासक को पद से हटा अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का सम्राट बना दिया। इस कृत्य ने स्पेन में राष्ट्रीयता की भावना फैला दी। यूरोप के अन्य देशों ने इस संघर्ष में नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन का साथ दिया। ग्रांट एवं टेम्परले ने कहा कि स्पेन के युद्ध ने कैंसर के समान नेपोलियन की शक्ति को पी लिया था। नेपोलियन ने कहा, स्पेन के नासूर ने मुझे तबाह कर दिया। इस प्रकार नेपोलियन का विरोध रूस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, प्रसा, पुर्तगाल, स्वीडन में भावनात्मक व राजनीतिक था। वह नेपोलियन द्वारा हराए गए शासकों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। ये देश एक हो नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष करने लगे। मास्को युद्ध। महाद्वीपीय व्यवस्था ने रूस को फ्रांस का विरोधी बना दिया। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के कारण रूस में सामंतों का प्रभाव क्षेत्र कम हो गया था। रूस का सम्राट अलेक्जेंडर भी पोलैंड को लेकर के फ्रांस से शंकित था। रूस ने महाद्वीपीय व्यवस्था को जारी रखने से इनकार कर दिया, अतः फ्रांस ने रूस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन रूस की सर्दी से फ्रांसीसी सैनिक लाखों की संख्या में मारे गए। नेपोलियन का मास्को अभियान असफल रहा। फीसर की मान्यता है कि मास्को अभियान दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि वो तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति और एक महान मजहब परस्त जाति की राष्ट्रीय भावना के बीच का संघर्ष था। राष्ट्रों का युद्ध। लिप्सिंग युद्ध, अक्टूबर 1813 ईस्वी। स्वीडन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस ने मिलकर नेपोलियन को हराने हेतु चौथे गुट का निर्माण कर लिया। नेपोलियन ने 1813 ईस्वी में डेस्टन के युद्ध में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपनी अंतिम विजय प्राप्त कर ली। मित्र राष्ट्रों की सेना ने 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच लिप्सिंग के निकट राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन को परास्त कर दिया। इस युद्ध में नेपोलियन की सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। 1 मार्च 1814 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने युद्ध जारी रखने तथा शत्रु के खात्मे के लिए आपस में सामान्य की संधि की।
महाद्वीपीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने फ्रांस की सेना को परास्त कर मार्च 1814 ईस्वी में फाउंटेन ब्लू नामक स्थान पर नेपोलियन से संधि की। नेपोलियन को सिंहासन से हटा दिया गया एवं उसे एल्बा द्वीप का शासक बना करके वहां भेज दिया गया। साथ ही नेपोलियन को 20 लाख फ्रैंक वार्षिक पेंशन देना निश्चित कर दिया। वाटरलू का युद्ध 30 मार्च 1815 ईस्वी में नेपोलियन एल्बा द्वीप से भागकर पेरिस पहुंच गया। वह पुनः फ्रांस का सम्राट बन बैठा। नेपोलियन ने घोषणा की कि वह शांति व स्वतंत्रता का मार्ग अपनाना चाहता है, लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों ने उस पर विश्वास नहीं किया। मित्र देशों की संयुक्त सेना को फ्रांस भेजा गया। 18 जून 1815 ईस्वी को नेपोलियन परास्त हुआ। 15 जुलाई 1815 ईस्वी को अंग्रेजी नौसैन्य अधिकारी मैटलैंड के समक्ष नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को इंग्लैंड ले जाया गया। इंग्लैंड से नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर दिया गया। 6 वर्ष तक उदर रोग से ग्रस्त कष्ट पाते हुए 5 मई 1821 को नेपोलियन की मृत्यु हो गई। 20 वर्ष बाद नेपोलियन के अवशेष फ्रांस लाए गए, जिन्हें पूर्ण सम्मान सहित पेरिस में दफनाया गया। नेपोलियन के पतन के कारण प्रायद्वीपीय युद्ध या स्पेनिश वार, महाद्वीपीय व्यवस्था, रूस के विरुद्ध अभियान और चौथा है पोप का अपमान। नेत्रोद्रम के चर्च में राज्याभिषेक, स्वयं के हाथ से ताज पहनना, शब्द कहे ये ताज मुझे धूल में पड़ा मिला, जिसे मैंने तलवार की नोक पर उठाया है। इंग्लैंड की सुदृढ़ स्थिति एवं सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक बेड़ा, बलात् सैनिक भर्ती, राष्ट्रीय चरित्र का समाप्त होना, राष्ट्रीयता की भावना का उठना, संबंधियों के प्रति प्रेम। नेपोलियन के भाई लुई नेपोलियन हॉलैंड का शासक, जोसेफ स्पेन का शासक, जोरेम वेस्टफेलिया का शासक बना। बहन कैरोलिन का विवाह सेनापति मोर्रा के साथ कर दिया। विपदा के समय भाइयों ने नेपोलियन का साथ नहीं दिया। युद्धों की लंबी व लगातार चलती श्रृंखला। डॉक्टर स्लावो अने ने लिखा कि नेपोलियन के पतन के सभी कारण थकान में निहित थे। स्वभावगत दोष, अधिनायकवादी सत्ता। नेपोलियन का मूल्यांकन, सम्राट बनते ही चर्च से शिक्षा व मजहब को अलग कर दिया। चर्च व पादरियों को राज्य के नियंत्रणाधीन ला दिया। नौकरियों में सभी को समानता के सिद्धांत पर समान अवसर दिए। प्रतिभाओं का सम्मान किया। कानून की समानता का सिद्धांत लागू किया। व्यापार व करण प्रणाली में व्यापार उन्मुख सिद्धांत को माना गया। नेपोलियन विधि संहिता में क्रांति काल में बने श्रेष्ठ कानूनों को शामिल किया गया। सामंतवाद की समाप्ति को बनाए रखा। नेपोलियन स्वयं सम्राट बन बैठा। जनता की संप्रभुता व प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को त्याग दिया। नेपोलियन ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। नेपोलियन ने फ्रांसीसी जनता के राजनीतिक अधिकारों को छीन लिया। स्वयं के वैभव प्रदर्शन पर जनता का धन लुटाया गया। स्वयं के समर्थकों को उपाधियों तथा सम्मान दे विशेष समर्थक दल बना लिया। जन्म नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 ईस्वी, कोर्सिका द्वीप। तूलो के बंदरगाह पर अधिकार 16 सितंबर 1793 ईस्वी। भीड़ से नेशनल कन्वेंशन की रक्षा 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी। ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फॉर्मिया की संधि 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी। नील नदी का युद्ध अगस्त 1798 ईस्वी। पोप के साथ समझौता 1801 ईस्वी। राज्याभिषेक 2 दिसंबर 1804 ईस्वी। ट्राफलगर युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के बीच 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी। ऑस्टरलीज युद्ध ऑस्ट्रिया प्रसा के साथ प्रेसबर्ग संधि 2 दिसंबर 1805 ईस्वी। जेना व ओवर स्टेट का युद्ध प्रसा के साथ राइन संधि 14 अक्टूबर 1806 ईस्वी। महाद्वीपीय व्यवस्था 21 नवंबर 1806 ईस्वी। रूस के साथ युद्ध 14 जून 1807 ईस्वी। फिनलैंड युद्ध टिलसिट संधि 8 जुलाई 1807 ईस्वी। ऑर्डर इन काउंसिल्स 1807 ईस्वी। स्पेन पर आक्रमण 1808 ईस्वी। मास्को अभियान जून 1812 ईस्वी। लिप्सिंग युद्ध अक्टूबर 1813 ईस्वी। नेपोलियन को हटाना एवं एल्बा द्वीप निर्वासित 11 अप्रैल 1814 ईस्वी। वाटरलू युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी। नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी।